नमस्ते बच्चों। पांचवें पाठ के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पांचवा पाठ पढ़ रहे थे ऊष्मा। पिछले लेक्चर में हमने पानी के असंगत व्यवहार को पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है ओसांक एवं आर्द्रता। बच्चों, आप सभी को ये तो मालूम है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से घिरा हुआ है और पानी की वाष्प लगातार बनती रहती है, जिसके कारण हवा के अंदर वाष्प की मात्रा रहती है। अब हवा में स्थित जल वाष्प के कारण उत्पन्न गीलेपन अथवा नमी को हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता यानी हवा में स्थित जल वाष्प के कारण जो गीलापन होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। और बच्चों, दिए गए तापमान पर हवा की एक विशिष्ट आयतन में निश्चित मात्रा में जल वाष्प समाविष्ट हो सकता है। अगर उस हवा की मात्रा में जितना जल वाष्प आ सकता है उतना जल वाष्प उस हवा के अंदर है तो उस हवा को हम कहते हैं संतृप्त हवा। और अगर जितनी जल वाष्प उस हवा के अंदर समाविष्ट हो सकती है उसकी अपेक्षा कम मात्रा में जल वाष्प है तो ऐसी हवा को हम कहते हैं असंतृप्त हवा। और ये भी है बच्चों कि जब हवा की एक निश्चित मात्रा को उसके अंदर जितनी जल वाष्प है उस हवा को अगर ठंडा करते जाएं तो हवा को ठंडा करने पर क्या होंगे, कण पास पास आएंगे और कण पास पास आएंगे तो जल वाष्प की मात्रा उसके अंदर अधिक नहीं आ सकती है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब वो हवा जल वाष्प से पूरी तरह संतृप्त हो जाएगी और अगर उसके बाद भी हवा को ठंडा करें तो अब उस हवा के अंदर जल वाष्प को रहने के लिए स्थान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो जल वाष्प पानी की बूंदों में रूपांतरित हो जाती है। और वो पानी की बूंदें कैसी होती है, छोटी छोटी। और आपने सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह पेड़ पौधों और घासों पर आपने पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी होंगी। गाड़ी के कांच पे गाड़ी खड़ी है तो उस पर, और कई बार तो फर्श भी गीली हो जाती है बाहर की। तो वो कहाँ से आता है पानी? तो सर्दी के दिनों में जब वाष्प तो हवा में हमेशा रहती है, तो जब तापमान कम हो जाता है तो हवा वाष्प से संतृप्त हो जाती है और अतिरिक्त वाष्प पानी की बूंदों के रूप में नीचे आ जाती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, ओस। और जिस तापमान पर ये कार्य होता है उस तापमान को हम कहते हैं ओसांक। अब बच्चे यहाँ पे ओसांक की परिभाषा दी हुई है, वो देखते हैं। एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा लेकर उसका तापमान कम करते गए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर हवा वाष्प से संतृप्त होती है उस तापमान को हम क्या कहते हैं, ओसांक। और ओसांक बिंदु पर आने के बाद उसमें से पानी की बूंदें नीचे आ जाती हैं। हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन जिस राशि में किया जाता है उस राशि को हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और निरपेक्ष आर्द्रता की परिभाषा दी हुई है, इकाई आयतन की हवा में उपस्थित वाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। हवा में नमी की मात्रा का सापेक्ष आर्द्रता के रूप में मापन किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता यानी दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष रूप से कितनी जलवाष्प समाविष्ट है और उसी हवा को संतृप्त करने के लिए कितने जलवाष्प की मात्रा आवश्यक है। इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता की परिभाषा होती है बच्चों, निश्चित तापमान पर दिए गए आयतन में
हवा में उपस्थित जलवाष्प का द्रव्यमान और उसी हवा को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब सापेक्ष आर्द्रता का यदि प्रतिशत निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता। और प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता का ये सूत्र दिया हुआ है, प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता बराबर दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष रूप से समाविष्ट जलवाष्प का द्रव्यमान बटे दिए गए आयतन की हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान और गुणा 100। केवल हम ये लिखते हैं, गुणा 100 नहीं लिखते हैं तो केवल ये सापेक्ष आर्द्रता होगी, और अगर गुणा 100 कर दिया तो ये प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगी। और बच्चों, ओसांक पर प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है, 100%, क्योंकि वो हवा पूरी तरह से जलवाष्प से संतृप्त होती है। और अगर हवा में प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता का मान 60% से अधिक है तो उस हवा को हम कहेंगे नम हवा। और अगर प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता का मान 60% से कम है तो ऐसी हवा को हम कहेंगे शुष्क हवा। सर्दियों के मौसम में आपने ऊपर आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज़ के धुएं के पट्टे को देखा होगा। तो कई बार ये धुएं का पट्टा बहुत लंबा होता है और कई बार छोटा होता है। तो लंबा होना और छोटा होना, धुएं के पट्टे का लंबा और छोटा होना, ये हवा की आर्द्रता पर निर्भर करता है। अगर हवा में स्थित जलवाष्प की आर्द्रता अधिक है तो धुएं का पट्टा लंबा होता है, और अगर आर्द्रता कम है तो धुएं का पट्टा छोटा दिखाई देता है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब हम फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर निकाल देते हैं तो हमने देखा है कि थोड़ी देर के बाद ही वह पूरी तरह से पानी से गीली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे कारण यही है कि हवा में जलवाष्प होती है और वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी होने के कारण जलवाष्प उस ठंडी बोतल से टकराती है और वाष्प किस में रूपांतरित हो जाती है, पानी की बूंदों के रूप में। तो जो बाहर पानी की बूंदें आती हैं बोतल के बाहर, वो हवा में स्थित जलवाष्प ही ठंडी होकर के वहाँ पे पानी की बूंदों में रूपांतरित हो जाती है। बच्चों, ऊष्मा की इकाई अगला टॉपिक है अपना व्यावसायिक प्रणाली में किलो कैलोरी, इस तरह से लिखते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और जूल। सीजीएस प्रणाली में कैलोरी होती है। अब किलो कैलोरी किसे कहते हैं और कैलोरी किसे कहते हैं, तो उनकी परिभाषा है 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। उस सेम ऐसी ही परिभाषा है कैलोरी की। यहाँ पे ग्राम में आ जाएगी द्रव्यमान की मात्रा। तो 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक निश्चित तापमान दिया है 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस। तो परिभाषा में डायरेक्ट 1 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता था, पर ऐसा नहीं है। क्यों? इसके पीछे कारण है। क्योंकि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं 14.5 से लेके 15.5 के अलावा, जैसे समझिए 70 से 71 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा रहे हैं, यानी 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी की अपेक्षा कम या ज़्यादा हो सकती है। उसी तरह से 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे भी लगने वाली ऊष्मा की मात्रा में अंतर आ जाता है। इसलिए
तापमान के लिए एक विशिष्ट परास यानी 14.5 से लेकर के 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है वो 1 कैलोरी होती है। अगर 1 किलोग्राम है तो 1 किलो कैलोरी, और अगर पदार्थ 1 ग्राम है तो 1 कैलोरी। तो इसलिए हम तापमान 14.5 से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस तक निश्चित रखते हैं। और बच्चों 1 कैलोरी का मान होता है 4.18 जूल। कैलोरी और जूल में ये संबंध है। बच्चों अगला टॉपिक है अपना विशिष्ट ऊष्मा धारकता। तो विशिष्ट ऊष्मा धारकता ये क्या है, उसको समझने से पहले हम एक प्रयोग करते हैं। और प्रयोग क्या है, उसमें 3 गोले लेते हैं समान द्रव्यमान वाले। तो एक लोहे का गोला, दूसरा तांबे का गोला और तीसरा शीशे का गोला। ये 3 समान द्रव्यमान वाले गोले लेकर के इनको उबलते हुए पानी में एक साथ डाल देते हैं। उबलते हुए पानी का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और कुछ समय तक उसे उन गोलों को उस पानी के अंदर उबलने देते हैं। उसके बाद एक मोम की परत लगी, मोटी मोम की परत लगी हुई ट्रे लेते हैं जिसमें मोम की मोटी परत है। समझिए ये ट्रे लिया है और इसमें मोम रखा हुआ है। अब उन तीनों गोलों को एक साथ उस उबलते हुए पानी में से निकाल करके उस मोम की परत में अलग अलग जगह पे डाल दिया जाता है। तीनों का द्रव्यमान समान है, तीनों का तापमान भी समान है क्योंकि उबलते हुए पानी में डाला है, और तीनों को एक साथ मोम के अंदर डाल रहे हैं। तो क्या देखते हैं हम, कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि लोहे का गोला मोम में ज़्यादा अंदर तक गया, तांबे का गोला थोड़ा कम अंदर तक गया, और शीशे का गोला बहुत ही कम अंदर तक गया। इसके पीछे कारण क्या है? मोम के अंदर जाने के पीछे कारण है कि गोले गर्म थे और उनकी गर्मी से मोम पिघली, और पिघलने के कारण गोले अंदर गए। अब लोहे का गोला ज़्यादा अंदर क्यों गया? क्योंकि लोहे के गोले ने अधिक मात्रा में ऊष्मा दी, जिसके कारण मोम अधिक मात्रा में पिघली और लोहे का गोला ज़्यादा अंदर तक गया। शीशे का गोला कम अंदर तक क्यों गया? क्योंकि इसने कम मात्रा में ऊष्मा दी, जिसके कारण मोम कम मात्रा में पिघली और वो कम अंदर तक गया। और तांबे का गोला, उसने लोहे की अपेक्षा कम और शीशे की अपेक्षा अधिक ऊष्मा दी, जिसके कारण वो बीच में रहा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? तीनों गोलों को समान मात्रा में ऊष्मा दी गई, तीनों का द्रव्यमान समान है और समान समय तक ही उनको गर्म किया गया, फिर भी तीनों ने अलग अलग मात्रा में ऊष्मा ग्रहण की। तो इसी ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारकता। यह हर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता अलग अलग होती है, यानी ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा धारकता की परिभाषा है, इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारकता को हम एक संकेत द्वारा दर्शाते हैं, और वो संकेत क्या है? स्मॉल सी। विशिष्ट ऊष्मा धारकता। और बच्चों एसआई प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा धारकता की इकाई है जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस, और सीजीएस प्रणाली में है कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेल्सियस। एसआई प्रणाली में जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस, और सीजीएस में कैलोरी
प्रति ग्राम अंश सेल्सियस। अगर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता C हो और पदार्थ का द्रव्यमान m हो और पदार्थ के तापमान में परिवर्तन उसको हम डेल्टा T द्वारा प्रदर्शित करें, इसे कहते हैं डेल्टा T, तो पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा को हम किस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा बराबर m गुणा C गुणा डेल्टा T। अब पदार्थ ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तो उसके तापमान में वृद्धि होगी, तो यहाँ डेल्टा T क्या है, तापमान में वृद्धि। उसी तरह से अगर पदार्थ ऊष्मा को खो रहा है यानी ऊष्मा दे रहा है तो उसके द्वारा दी गई ऊष्मा को भी हम सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा यानी दी गई ऊष्मा बराबर m गुणा C गुणा डेल्टा T। यहाँ पे डेल्टा T जो है वो तापमान में कमी को दर्शा रहा है, क्योंकि ऊष्मा दे रहा है तो उस पदार्थ का तापमान कम हो रहा है। और यहाँ पे m जो है उस पदार्थ का द्रव्यमान है, C उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता है और डेल्टा T उस पदार्थ के तापमान में होने वाली कमी है। आप लोगों ने ये देखा है कि जब हम गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला देते हैं तो हम क्या देखते हैं, ठंडे पानी का तापमान बढ़ जाता है और गर्म पानी का तापमान कम हो जाता है। यानी गर्म पानी ऊष्मा को देता है और ठंडा पानी ऊष्मा को लेता है। और ये ऊष्मा के लेन देन की क्रिया कब तक होती रहती है, जब तक कि दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता है। पिछली कक्षा में आपने कैलोरी मापी का अध्ययन किया था। कैलोरी मापी यानी तांबे से बना हुआ एक पात्र होता है जो ऊष्मारोधी पेटी के अंदर रखा जाता है। उस कैलोरी मापी में पानी भरा जाता है यानी द्रव भरा जाता है और उस द्रव के अंदर जिस ठोस की हमें विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करनी होती है उसे गर्म करके निश्चित तापमान तक गर्म करके उस पानी के अंदर डालते हैं और फिर हम उस ठोस द्वारा दी गई ऊष्मा और कैलोरी मापी और पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा को ज्ञात करते हैं। तो ये क्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक कि दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत। अर्थात दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा। तो अब कैलोरी मापी में जब हम ठोस को गर्म करके डाल रहे हैं तो ठोस क्या करेगा, ऊष्मा को देगा। और कैलोरी मापी और साथ ही साथ उसके अंदर भरा हुआ द्रव यानी पानी जो भरा है वो ऊष्मा को ग्रहण करेंगे। तो इस क्रिया में दी गई ऊष्मा यानी ठोस द्वारा दी गई ऊष्मा और ग्रहण की गई ऊष्मा क्या होगी, पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा प्लस कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा। तो इसे हम सूत्र के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं उसे देखते हैं। हम किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा यानी पदार्थ कैसा होगा, गर्म। तो गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा प्लस कैलोरी मापी में स्थित पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा। अगर हम गर्म पानी द्वारा दी गई ऊष्मा को Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, mc डेल्टा T। m क्या है, गर्म पदार्थ का द्रव्यमान, c गर्म पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता या धारकता और डेल्टा T यानी उसके तापमान में होने वाली कमी, क्योंकि ऊष्मा दे रहा है। और कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा को Q1 माने तो सूत्र mc डेल्टा T। m क्या है, कैलोरी मापी का द्रव्यमान, c कैलोरी मापी की विशिष्ट ऊष्माधारिता। कैलोरी मापी अधिकतर तांबे का बना रहता है और डेल्टा T है उसके तापमान में होने वाली वृद्धि, क्योंकि ये ऊष्मा ग्रहण कर रहा है इसलिए तापमान में वृद्धि। अब कैलोरी मापी में स्थित पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा को हम Q2 माने तो सूत्र वही रहेगा mCT। पर m क्या है,
उस पानी का द्रव्यमान। सी, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता। और डेल्टा टी, पानी के तापमान में होने वाली वृद्धि। और ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत अभी मैंने बताया, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो यहाँ पे ऊष्मा कौन दे रहा है? ये गर्म पदार्थ। तो उसके लिए हमने क्या माना है? Q बराबर Q1 प्लस Q2, यानी कैलोरी मापी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और कैलोरी मापी में स्थित पानी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब इन सारे मानों को सूत्र में रख करके हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।